नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। इस वीडियो में हम उन न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे जो आपके इनकम, खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को इफेक्ट कर रहे हैं, उन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो बेसिकली आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स और जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में, पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो डिस्कस की जाएगी यहाँ पे। एंड बाकी जितने भी पॉलिटिकल और क्राइम वाले न्यूज़ हैं वो आप कहीं और देख सकते हैं। बस यहाँ पे हमारा एक स्पेशल फोकस रहेगा सिर्फ इन टॉपिक्स पर। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, और ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद हैं और अपने फीड पर चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वीसीज डबल रिटर्न्स फ्रॉम पब्लिक मार्केट एग्जिट्स टू 4 बिलियन वेंचर कैपिटल फर्म्स। ये वो फर्म्स होते हैं ना जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हुआ है पिछले 2 सालों में, काफी बढ़िया एग्जिट्स मिले हैं इन्हें। और डार्क स्टोर टेक स्टार्टअप्स सी अ ग्लिमर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे डार्क स्टोर कौन से होते हैं? ये जो ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो, ये जो कंपनीज है ना, ये डार्क स्टोर्स का यूज करती है। यहाँ से आप डायरेक्टली सामान नहीं खरीद सकते हो, ये बस स्टोरेज के लिए रखते हैं ऐसे स्टोर्स को। तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी पर डिस्कशन होगा। एक और, स्टील कंपनीज इंडिया में अगर आप देखें ना, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। मतलब आपके लेट्स से बस है आपकी, उसमें 100 लोगों के बैठने की जगह है, 60 लोगों के बैठने की जगह है, और उस बस में क्या है, सिर्फ 20 लोग ही बैठकर जा रहे हैं। तो क्या आपका फायदा होगा? हो सकता है आपके पेट्रोल और ये ड्राइवर के किराए का खर्चा बिना निकले, सैलरी का। तो स्टील कंपनीज के साथ भी ये फायदा है, ये प्रॉब्लम है अभी, सॉरी, कि ये ना कैपेसिटी नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इसका पूरा रीजन हम लोग जानेंगे कि क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है स्टील कंपनीज को। इंडिया ने गेन किया है लास्ट ट्रम्प के टैरिफ वॉर से। तो ट्रम्प ने लास्ट टाइम जब टैरिफ वॉर स्टार्ट किया था चाइना के साथ और पूरी दुनिया के साथ, इंडिया को काफी इसका गेन हुआ था। एक स्टडी आई है जिसका ये कहना है, फार्मा, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ये लीड कर रहे हैं हायरिंग फॉर एआई एमएल रोल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो रोल्स है ना हमारे, इसके लिए सबसे ज्यादा फार्मा, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे आईटीसी, यूनिलीवर और ऑयल एंड गैस कंपनीज हायर कर रही हैं। तो ये सुनकर काफी ज्यादा, मतलब ये तो शॉकिंग है। तो जानेंगे ऐसा क्यों है। एंड टर्म डील फॉर रशियन क्रूड ऑयल ऑन कार्ड्स। तो टर्म डील यहाँ हो सकती है रशियन क्रूड ऑयल के लिए। अच्छा, आप जानते हो कि रशिया से जब हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, काफी डिस्काउंट पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, राइट। इंडिया ने डिप्लोमेटिकली कुछ ऐसे एफर्ट्स डाले कि हम ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, ये हम जानेंगे आगे। कान टैक्स अपर मिडिल क्लास मोर, सेज पिकेटी। तो ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, थॉमस पिकेटी, और इनका कहना है कि आप अपर मिडिल क्लास को ना और टैक्स इन पर नहीं लगा सकते हो, जो अपर मिडिल क्लास आपके यहाँ लोग हैं। तो जानते हैं ऐसा क्यों इनका कहना है और कहाँ पर टैक्स करना चाहिए फिर, अगर इनको नहीं करना है तो। 24 hours of rate cuts that end ईयर ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग ईजिंग। तो यहाँ पे बाय फ्राइडे 22 दुनिया के 22 ऐसे सेंट्रल बैंक्स होंगे, मतलब 2/5 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, जो बोरिंग कॉस्ट को सेट करने वाले हैं कि कितने कॉस्ट पर, कितने ब्याज पर, कितने रेट पर आप ब्याज दर पर आप लोन ले सकते हो उनके देशों में। तो 22 ऐसी कंट्रीज है जो करने वाली है ईयर एंड में। सो इट विल बी अ वेरी, मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहने वाला है। स्टॉक मार्केट, चाहे लोन लेने वाले लोग हों या चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड लोग हों, कहीं भी जिनका इन्वेस्टमेंट है स्पेसिफिकली। एंड वन थिंग, एक्सपोर्ट, ये एक एडिटोरियल है जिसे हम डिस्कस करेंगे सबसे आखिर में। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। वीसीज डबल रिटर्न्स फ्रॉम पब्लिक मार्केट एग्जिट्स टू $4 बिलियन। नियरली 2 साल, अगर आप देखें तो 2 साल ऑफ लिमिटेड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ लिमिटेड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज थी वीसीज के लिए। एग्जिट मतलब क्या होता है? लेट्स से आज आपने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर दिया एज अ वीसी, मतलब ये आइडिया है एक, अभी वेबसाइट भी नहीं बनी है फ्लिपकार्ट की, और आपने यहाँ पे इन्हें दे दिया 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए दे दिए फॉर एग्जाम्पल वीसी, एज अ वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो एग्जिट करने के लिए जो मौका है वो आपको ऐसा नहीं कि तुरंत मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 साल तक बहुत ही लिमिटेड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज थी। फंडिंग विंटर था, वेंचर वेंचर कैपिटल फर्म्स जो थे उन्होंने, लेकिन अब $4.06 बिलियन पब्लिक मार्केट शेयर सेल से रीप किया है इस साल नवंबर में। ये डेटा आया है वेंचर इंटेलिजेंस से, जो शो करता है कि जो वीसीज के अर्निंग्स है ना, वो डबल हो चुके हैं ऑफ 2.06 बिलियन लास्ट ईयर, और ये रिप्रेजेंट करते हैं 180% इंक्रीज फ्रॉम 1.5 बिलियन डॉलर्स इन 2022। जो टोटल है वो इवन सरपास करता है फंडिंग बूम ऑफ 2021, जहां पे वीसीज ने $3.3 बिलियन रेज किए थे वाया पब्लिक मार्केट शेयर सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं इन्वॉल्विंग डाइवेस्टमेंट ऑफ इक्विटी स्टेक्स इन लिस्टेड फर्म्स, ये अंडरस्कोर करते हैं कि कैसे बुलिश
आईपीओ मार्केट जो है ये रीइन्विगरेट कर रहा है इन्वेस्टर एग्जिट स्ट्रैटेजीज। रीइन्विगरेट क्या होता है भाई? रीइन्विगरेट मतलब री एनर्जाइज। इन्विगरेट मतलब यही होता है, रीइन्विगरेशन का मतलब कि आप फिर से बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप वैसे भी यूज कर सकते हो, खुद भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। पर्सनली that I feel reinvigorated after let's say going to Mussoorie or a hill station। तो ये बुलिश आईपीओ मार्केट है इस टाइम पे। बुलिश मतलब जब मार्केट तेजी में हो, बढ़ रहा हो बढ़ रहा हो बढ़ रहा हो, ये होता है क्या? बुलिश। और अगर नीचे आ रहा हो लगातार तो ये होता है बेयरिश। काफी लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। बुल और बेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ से है। तो ये दोनों एनिमल्स हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में एनिमल्स नहीं है, सिर्फ ये एक आप कह सकते हैं बहुत डरावने वर्ड है। तो यहाँ पे बेयर का नाम ऐसे लोग नहीं डरते होंगे जितना जितना असली बेयर से नहीं डरते हैं लोग, उतना स्टॉक मार्केट में बेयर मार्केट से डरते हैं। तो स्टैंड आउट है अमंग वीसीज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो स्विगी, जोमैटो, जितने भी आईपीओज आए सब में वीसीज को बहुत अच्छा एग्जिट मिला। सबने अपने शेयर्स बेचे जो उन्होंने कई साल पहले लिए थे। तो काफी अच्छी लिक्विडिटी अब मार्केट में आई है। और अब क्या होगा, ये वीसीज के पास पैसा आ गया है फिर से स्टार्टअप्स में लगाने के लिए। तो वीसी के पास भी लिमिटेड पैसा है। अब जब भी आपकी कंपनी पैसा लगा रहे हैं, आप इन्हें एग्जिट देंगे, लेट्स से 10 गुना होकर इन्हें पैसा मिला, तो अभी वो पैसा फिर दोबारा मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या है, आपने तो पैसा ले लिया, लेकिन आपके बाद जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, उनके लिए आसान नहीं होगा पैसा रेज कर पाना मार्केट से। तो यहाँ पे अगर आईपीओस की बात करें तो आईपीओस के एडिशन में वीसीज इन्वेस्टर्स ने कैपिटलाइज किया है बल्क और ब्लॉक डील्स पर भी। एंड फाइनेंशियल सब्सिडरी है चाइना के अलीबाबा ग्रुप की, उन्होंने करीब 900 मिलियन डॉलर्स के जोमैटो शेयर्स बेचे हैं दो बल्क डील में इस साल। एंड इन्होंने स्टेक को कट किया है फर्म में फ्रॉम 6.4% इन 2022 टू जस्ट 2.2%। सिंगापुर बेस्ड टेमासेक है, इन्होंने एग्जिट किया है अपने 5.42% स्टेक को पीबी फिनटेक में। पॉलिसी बाजार पेरेंट फर्म है ये। एंड 291 मिलियन का एग्जिट किया। तो बल्क और ब्लॉक डील्स क्या होता है, जहां बल्क में लेट्स से 1 करोड़ शेयर बेच रहे हो, 2 करोड़ शेयर बेच रहे हो डायरेक्टली, तो मार्केट में लिक्विडिटी इतनी इंप्रूव हो गई है कि ये इस तरीके से बेच पा रहे हैं। और मार्केट में इसीलिए अगर आप देखेंगे तो फंडिंग के लिए लिक्विडिटी अब बेटर होगी जितने भी वीसीज हैं और पीईज हैं उनके पास। डार्क स्टोर टेक स्टार्टअप्स सी अ ग्लिमर ऑफ प्रॉफिट। जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना जो स्पेशलाइज करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इन्वेंट्री क्या हो गई, जैसे स्टॉक है आपके यहाँ, आप देखते हैं कि बिग बाजार जैसे फर्म से डी मार्ट है, यहाँ पे बहुत इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है। आज क्या खत्म हो रहा है वो तुरंत से रीफिल होना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि आप अगले 3 महीने का सामान एक बार में खरीद के रख लेंगे, इतनी जगह नहीं होगी और उसको स्टोर करना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे काफी क्लेवरली इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है। और जो डार्क स्टोर सेटअप्स है ना, इंक्लूडिंग जिपी एंड वॉरल क्यू, ये इमर्ज कर रहे हैं पहले प्रॉफिटेबल लेयर क्विक कॉमर्स इकोसिस्टम में। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंपनीज है दोनों, ये इन्वेंट्री मैनेज करती हैं। और मेजर्स जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ये स्ट्रगल कर रहे हैं बड़े बड़े लॉसेस से। ये स्टार्टअप्स काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे कैपिटल एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। मतलब कैपिटल एफिशिएंट क्या होता है, ऐसा जिसमें ना ज्यादा कैपिटल ना लगे। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो कम इन्वेस्टमेंट में ही कुछ ऐसा अगर आप इनोवेटिव करें कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही उम्दा लेवल का आप बिल्ड करें, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। तो ये लेवरेज क्या कर रहे हैं इसके लिए, एआई ड्रिवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो अनलाइक क्यू कॉम प्लेयर्स, क्विक कॉमर्स प्लेयर्स कौन से हो गए जो 10 से 15 मिनट में डिलीवर करते हैं, उन्हें क्विक कॉमर्स कहा जाता है, जेप्टो, ब्लिंकिट। तो अनलाइक जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट, जिपी और वॉरल क्यू जो है ये अवॉइड करते हैं हेफ्टी हेफ्टी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, ये मार्केटिंग नहीं करते। एंड इन्वेंट्री ओनरशिप, ना ये इन्वेंट्री की ओनरशिप करते हैं। इंस्टेड ये फोकस करते हैं कि ऑप्टिमाइज करें डार्क स्टोर सेटअप्स को, मिनिमल इन्वेंट्री हो, यहाँ पे कम से कम सामान रखना पड़े, और डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो ब्रांड्स हैं और मार्केट प्लेसेस है प्रायोरिटाइज करें वहां पे ये फास्टर डिलीवरी। तो जिपी एक 3 साल पुराना लॉजिस्टिक स्टार्टअप है जिसने करीब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू एआरआर रिपोर्ट किया है 24 करोड़ का, और ये एम कर रहा है कि ये ब्रेक इवन कर लेगा अगले क्वार्टर। ये कंपनी फैसिलिटेट करती है 2 आवर डिलीवरी फॉर ब्रांड्स जैसे कि हल्दीराम, लेंसकार्ट और कैडबरी। और इन्होंने फेच किया है 10.1 करोड़ रेवेन्यू, लेकिन इनकर किया है 7.4 करोड़ लॉस इन FY24। तो इनकी पार्टनरशिप है मिंत्रा के साथ जहां पे 30 मिनट डिलीवरीज करेंगे, कहाँ, बैंगलोर में। और इसके अलावा ये एक्सपेक्टेड है कि ये बूस्ट करेंगे रेवेन्यूज जैसे कि इनकी सर्विस एक्सपैंड होगी दूसरे मेट्रो सिटीज में। तो यहाँ पे काफी बढ़िया एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो ये देखिए कितना बढ़िया आइडिया है ये भी एज अ स्टार्टअप। अगर आप प्रॉपर्ली एआई और नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री में आप कम से कम खर्चा करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बाय स्टील कंपनी फॉल्स टू 4 ईयर लो। अब इससे किसको फर्क पड़ता है, अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, आप इन्वेस्टर हो स्टील कंपनी में, सेक्टर में, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में भी आपका एक्सपोजर जरूर होगा।
अगर आप नई भी इन्वेस्टर हो, अगर आप घर लेने का सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो याद रखना स्टील के दाम पे काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आप घर बनवा रहे हो, अगर आप स्पेसिफिकली आप बनवा रहे हो घर, ना कि आप फ्लैट ले रहे हो, तो आप देखोगे कि स्टील के जब भी दाम होते हैं ना, ये चेंज होते रहेंगे, तो आपका कॉस्ट हमेशा उस टाइम पे चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। तो अब हो क्या रहा है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिमांड तो लोग कह रहे हैं अच्छी है स्टील के लिए, तो फिर इसके दाम क्यों घट रहे हैं? सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, हमने हमेशा से बात की है इसकी, ओवर सप्लाई। मार्केट में ओवर सप्लाई है, और अभी तो एक हमने आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें पता चला कि ओवर सप्लाई सिर्फ चाइना से नहीं आ रहा है। चाइना को हम ब्लेम नहीं कर सकते। एक्चुअली जापान और साउथ कोरिया भी काफ़ी सारा स्टील इंडिया में अपना डंप कर रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हम ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ओवर सप्लाई जब ऑलरेडी है मार्केट में, तो कोई अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगा ही क्यों? तो हमारी जितनी भी कंपनीज है, स्टील एक ऐसा सेक्टर है ना जिसमें आप प्राइस खुद नहीं डिसाइड करते हो, प्राइस डिसाइड करता है मार्केट। तो आप प्रोडक्ट बना तो रहे हो सकता है आपको उससे भी कम पे बेचना पड़े। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई और बड़ी कंपनी आ गई, उसने सप्लाई बढ़ा दी स्टील की, उसने बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। तो ये बहुत ही ट्रिकी है, और इसलिए बिजनेस ईजी नहीं है। स्टील की डिमांड हमेशा रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा रहेगा कि कहीं ओवर सप्लाई ना हो जाए। कॉस्ट जो है हमेशा आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, कितने कम कॉस्ट पे आप स्टील बना रहे हैं। ये एक्चुअली आप देखेंगे आपकी कॉम्पिटेंसी है यहाँ पर। तो जो कोर ऑफ हाइडन डिमांड देखें टैरिफ वॉर में, तो यहाँ पे एक सेफ गार्ड ड्यूटी बनाने की बात चल रही है, स्टील इंपोर्ट्स पर टैक्स करने की बात चल रही है। जो वर्ल्ड स्टील सप्लाई है वो अभी रॉबस्ट है। इंपोर्टेड कॉस्ट जो है स्टील का वो सस्ता है, अगर आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से खरीदते हो ना, उससे सस्ता आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं स्टील जो बना रहे हैं, वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया हमें तो देखो बहुत लॉस हो रहा है इसकी वजह से। तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है जो उन्हें अभी लेना है। एक तरफ एक हाथ में वो प्राइमरी स्टील प्लेयर्स को नहीं छोड़ सकते, राइट? हमारे जो इंडियन कंपनीज है उनको हम लोग बिल्कुल अबैंडन नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ अगर ज्यादा स्टील के दाम बढ़ गए, तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन स्टील कंपनीज को फायदा होगा, तो आपको और हमें नुकसान ज्यादा उठाना होगा, क्योंकि स्टील महंगे हो जाएंगे अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया। तो करंट फिस्कल ईयर में अगर आप देखें तो 4 ईयर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है 78% का। तो 100% में से 78% कैपेसिटी ही यूज कर पा रहे हैं ये प्रोडक्शन के लिए। जो लार्ज स्टील कंपनीज हैं वो भी मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन ड्राइव पे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन ड्राइव क्या होता है? कैपेसिटी मतलब कितना आप स्टील बना सकते हो, एक साल प्रोड्यूस कर सकते हो। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। और यहाँ पे ड्राइव चल रहा है कि एक जो कंपनी 100 लेट्स से मिलियन टन बना रही है स्टील, वो गोल कर रही है कि मैं इसको डबल करूँ, 200 करूँ। 200 वाली कह रही है कि मैं 400 करूँ। तो सब डबल करना चाहते हैं, लेकिन अगर सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया मार्केट में, मैं कह रहा हूँ कि आपके कॉस्ट से सिर्फ 5% ही ऊपर आप प्रॉफिट कमा पाओगे, तो फिर फायदा क्या है? राइट? कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर लेटेस्ट डेटा आप देखोगे फ्रॉम स्टील मिनिस्ट्री, तो इंडिया का जो स्टील इंपोर्ट्स है वो 41% बढ़ा है टू 4.7 मेट्रिक टन मिलियन टन इन first 6 months of current fiscal as compared to 3.33 in the same period last year। तो 41% इंक्रीमेंट हो गया है इंपोर्ट में। इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा है, और बिजनेस तो यही करेगा ना, देखेगा कि कहाँ मुझे सस्ता पड़ रहा है, मैं वहां से लूंगा स्टील। मैं क्यों इंडियन कंपनी से ही लूं? अगर आप बात करें डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स की, तो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स, चाइना जो है यूज करता है थर्ड पार्टी राउट्स थ्रू एशियन नेशंस। क्या करता है ये? वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे कंट्रीज को यूज करके इंडिया में प्रोडक्ट को डंप करेगा। तो डायरेक्टली चाइना से प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, चाइना के दूसरी कंट्री से होते हुए आएंगे आएंगे। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये मेड इन, ये चाइना जो है चाइना ने बनाया और यहाँ पे डंप कर दिया। तो चाइना प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया के जितना भी स्टील प्रोडक्शन है ना, आप उसको कंबाइन कर दो, उससे ज्यादा चाइना अकेले प्रोड्यूस कर देता है। इतना स्टील प्रोडक्शन है चाइना में। और 30% ऑफ स्टील इंपोर्ट जो इंडिया में आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना में डिमांड कम है, ग्रोथ कम है, तो इनके पास स्टील एक्स्ट्रा बच रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया और दूसरे कंट्रीज में। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जापान और कोरिया के साथ। तो ये जो कंट्री है ना, इनके पास भी प्रॉब्लम क्या है इस टाइम पे? एक्सेस पड़ा हुआ है। तो जापान और कोरिया करीब 60% ऑफ जो टोटल इंडिया में इंपोर्ट आ रहा है, और 60% जापान और कोरिया से आ रहा है, क्योंकि इनके पास भी एक्स्ट्रा सप्लाई है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये है। स्टील एक ग्लोबली ट्रेडेड प्रोडक्ट है, और स्टील ट्रेड में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोमेस्टिक हेल्थ कैसी रहेगी हमारी इंडस्ट्री की? डोमेस्टिक हेल्थ ये इस पे डिपेंड करता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर के सारे बड़े बड़े प्लेयर्स अगर इंडिया में आके स्टील बेचने लग गए, तो इंडियन कंपनीज को तो बहुत बहुत बुरा, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे और ज्यादा वर्स हो सकता है इसका इफेक्ट। और क्योंकि हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी है उनके साथ, तो इतना आसान भी नहीं होगा उन पर टैक्स लगा देना और एकदम से
इनको रोक देना। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन की अगर बात करें, तो ये यहाँ पे चैलेंज रहने वाला है कि आप कैसे कैपेसिटी को एक्सपैंड करते हो जब अभी आप सिर्फ 78% कैपेसिटी पे चल रहे हो। डोमेस्टिक इंडस्ट्री चाहती है कि जो सस्ते इंपोर्ट आ रहे हैं बाहर से स्टील के, चाइना से स्पेसिफिकली या फिर वियतनाम से, उन पर एंटी डंपिंग जैसी चीजें लगाया जाए या फिर सेफगार्ड ड्यूटीज लगाई जाए जैसे यूएस और यूरोप ने लगाई है। यूएस और यूरोप ने एक्चुअली इन पे टैक्सेस लगाए हैं अभी, टैरिफ्स लगाए हैं, कनाडा ने भी लगाया है कि हम प्रोटेक्ट कर पाए हमारी लोकल कंपनीज को। हमें नहीं चाहिए कि आप यहाँ पे बेचो इतने से ज्यादा सस्ते दाम पे। तो स्टील मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है अपने फाइनेंस काउंटरपार्ट को कि वो 25% का सेफगार्ड ड्यूटी लगा दें स्पेसिफिक ग्रेड पे। और ये 25% जब टैक्स लग जाएगा तो क्या होगा, इंडिया में स्टील भी काफी महंगा हो जाएगा। तो इससे जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, नॉर्मल जो जनता है, हम लोग हैं, हमें स्टील काफी महंगा मिलेगा। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो या तो यहाँ पे स्टील कंपनीज को सपोर्ट करना चाहेंगे, बाहर की कंपनीज को रोकना चाहेंगे, या फिर वो लोगों को जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा केयर करके ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहेंगे। और मैं बताऊँ, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बड़ा ज़रूरी है जानना, ये इस एक्शन से। तो ये चीज़ें कंसिडर ज़रूर करनी होंगी। इंडिया ने गेन किया है फ्रॉम लास्ट ट्रम्प टेरिफ वॉर। लास्ट टाइम भी जब डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में थे ना, तो इन्होंने टेरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के साथ शुरुआत की थी टेरिफ वॉर की, राइट। एंड यहाँ पे नए विनर्स बने थे यूएस मार्केट में, जैसे कि इंडिया, मैक्सिको, वियतनाम, कनाडा, साउथ कोरिया, जर्मनी। इनके सबके एक्सपोर्ट्स यूएस में बढ़ गए चाइना के कॉस्ट पे, मैं कहूँगा चाइना के सैक्रिफाइस पे, या जो चाइना पे इम्पैक्ट पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो बूस्ट नहीं हुई यूएस की, ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहे थे, हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग करवानी है भाई, बूस्ट करना है, तो चाइना एक काम करते हैं, चाइना पे टैरिफ लगा देते हैं। लेकिन जब चाइना के गुड्स महंगे हो गए, टैरिफ लग गए, तो इंडिया से गुड्स आने लग गए, जर्मनी से आने लग गए, मैक्सिको से आने लग गए। तो मतलब यूएस में एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना महंगा है कि आपको, मुझे लगता है, 1000% टैरिफ लगाना पड़ेगा हर जगह, तब भी शायद यूएस में लोग इंपोर्ट ही करें, ना कि यूएस में खुद प्रोड्यूस करें गुड्स को। अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से भी आ रहे हैं तो नया एक टैरिफ वॉर स्टार्ट होगा। एक्सपेक्टेड है कि ये रीअलाइन करेगा वर्ल्ड ट्रेड और ऑफर करेगा और अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। कुछ दूसरे सिमिलरली प्लेस्ड कंट्रीज हैं एंड ट्रेड पॉलिसी थिंक टैंक है, उनका ये कहना है इस रिपोर्ट में। लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो ट्रेड वॉर शुरू हुआ था 2018 में, मैं आपको बताता हूँ, और स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब पे ना टैरिफ लगाना इन्होंने शुरू किया। और इससे क्या हुआ, करीब 81.56 बिलियन डॉलर का डिक्लाइन आया चाइना के एक्सपोर्ट्स में टू यूएस 2017 से 2023 के बीच में, पिछले ये 5 साल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ ये कि जो ओवरऑल यूएस का ट्रेड डिफिसिट था ना, डिफिसिट क्या होता है, यूएस ट्रेड डिफिसिट मतलब कि डिफिसिट तब होता है जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो और आप एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हो। इंपोर्ट ज़्यादा है आपकी एक्सपोर्ट से, तो ये डेफिसिट है, और एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो ये सरप्लस है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो नॉन चाइनीज सोर्सेज है ना, वहां से इंपोर्ट्स आने लग गए, चाइना से नहीं हुए तो, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी है दूसरी कंट्रीज के साथ, और इसी वजह से ट्रेड डेफिसिट पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, उल्टा वो और बढ़ ही गया। तो मेक्सिको जो एक्सपोर्ट्स थे ना टू यूएस, ये बढ़ गए बाय 164 बिलियन डॉलर्स बिटवीन 2017 एंड 23, और कनाडा के बढ़े हैं विद 124, एंड वियतनाम तीसरे नंबर पे आया 70.5, साउथ कोरिया 46.3 एंड जर्मनी 43.4, जो ये कंप्लीट टॉप 5 थे। और ज्यादातर ये जो ग्रोथ था ये किसके लिए था, मेक्सिको के लिए था, क्योंकि इन्होंने ना यूएस मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट किया है, यूएसएमसीए, जिसमें एक टैरिफ फ्री ट्रेड की बात की गई। और वियतनाम का जो गेन आया वो आया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इनका यूएस के साथ, इसीलिए। तो इंडिया रैंक करता है 6th बेनिफिशियरीज में, जहां हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं 36.8 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, मैं कहूंगा। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ इसकी वजह से ये ग्रोथ देखने को मिली है। तो इंडिया रैंक करता है 6 विद 36.8 बिलियन डॉलर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ड्रिवन बाय ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स। दूसरे जो सिग्निफिकेंट गेनर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं यहाँ पे आयरलैंड, थाईलैंड एंड सिंगापुर 21.1 बिलियन डॉलर्स। ट्रम्प का जो प्रपोज 25% टैरिफ है ऑन कनाडा, मेक्सिको, ये अंडरमाइन कर सकता है यूएसएमसीए को। एंड ये जो प्रपोज हाई टैरिफ्स हैं जो चाइनीज फर्म्स लगाएंगी, इससे ट्रेड टेंशन और बढ़ने वाले हैं यूएस और चाइना के बीच में। फार्मा, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस लीड हायरिंग फॉर एआईएमएल रोल्स। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दवाई बनाने वाली कंपनीज, एफएमसीजी जो आईटीसी, यूनिलीवर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज, और ऑयल एंड गैस कंपनीज, ये वन ऑफ द टॉप हायरर्स है। मतलब ये वो
कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोफाइल लोगों को हायर कर रही है, जिनका प्रोफाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में है। या साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स में है, ब्लॉकचेन में है। अगर आप देखिए इंक्रीजिंग डिमांड है इन प्रोफाइल्स की एंड शॉर्टेज एक्सपीरियंस किया जा रहा है टैलेंट का। एंड ये जो कंपनीज हैं अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इन्हें पे मिल रहा है इन प्रोफाइल्स पे, और पे करना पड़ रहा है, मतलब अप टू 30% हायर सैलरीज है इन प्रोफाइल्स के लिए, जहां एवरेज पे अप्रिसिएशन भी 20% क्या हुआ 2023। तो 2023-24 से अगर आप देखेंगे तो जो सुपर नीश टेक स्किल्स हैं जैसे कि एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड ब्लॉकचेन, इन्होंने एक्सपीरियंस किया है सब्सटैंशियल पे इंक्रीज, जहां पे कॉम्पनसेशन बढ़ा है 15 to 20%, और ये ग्रोथ प्राइमरली आता है बाय हाई डिमांड फॉर दीज स्पेशलाइज्ड स्किल्स। और एक तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है क्वालिफाइड टैलेंट्स की इस फील्ड में, जबकि इंडिया में इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस फील्ड में अगर आप क्वालिफाइड इंजीनियर्स ढूंढने जाओ जिनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले हैं। तो अक्रॉस फंक्शंस जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स है, ये रीशेप कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज को, इंक्लूडिंग सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, ऑयल एंड गैस, जो बहुत ही ज़्यादा जिनका हैवी डिपेंडेंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एंड स्टाफिंग एग्जीक्यूटिव्स पर। फार्मास्यूटिकल्स लेवरेज करते हैं एडवांस एनालिटिक्स। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर रही हैं, एडवांस एनालिटिक्स का यूज कर रही हैं, जहां पे ये फास्ट ट्रैक करेंगी ड्रग ड्रग डिस्कवरी को और डिलीवर करेंगे पर्सनलाइज मेडिसिन वाइल इन ऑयल एंड गैस। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये ड्राइव करेंगे स्मार्टर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड बूस्ट ऑपरेशनल सेफ्टी बढ़ाएंगे। तो हर जगह, हर सेक्टर में कहीं न कहीं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज़ हो रहा है। आप देखो किस चीज़ के लिए? एफ़िशिएंसी के लिए। मतलब चीज़ें और ये फ़ास्ट करेगा पहले से और लो कॉस्ट पे करेगा, राइट? ये काफ़ी मैं बोलूँगा इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है। इंडियन टेक इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे 2025 के लिए, तो जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं इंजीनियरिंग, फाइनेंस, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पे सैलरी हाइक एक्सपेक्टेड है 9 to 10% की। और जो राइज है ये लार्जली ड्रिवन है बाय टू की फैक्टर्स, ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ दिस हाईली सॉट आफ्टर स्किल्स और इंक्रीजिंग डिमांड बिजनेसेस से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इस वक्त काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो टर्म डील जो है रशियन क्रूड ऑयल की, वो है ऑन द कार्ड्स। अगला आर्टिकल है ये, गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसमें। देखिए इस आर्टिकल में यही है कि अगर आप देखेंगे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ना हमारे 1.5 ईयर के सबसे लो पर आ गए हैं, क्योंकि डिस्काउंट्स कम हो रहा है। और देखिए जहां डिस्काउंट है इंडियन लोग वहां जरूर आपको मिलेंगे शॉपिंग करते हुए। तो रशियन क्रूड पे क्योंकि डिस्काउंट कम होता हुआ नजर आया, तो हमने वहां से इंपोर्ट्स भी हमारे रिफाइनर्स ने काफी कम कर दी। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कर रही है ना कि हम और मजबूत बनाते हैं हमारे इस एफर्ट को। हम एक टर्म डील ले लेते हैं क्रूड ऑयल परचेज का रशिया से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ही कहना है। तो रशिया की जो स्टेट ऑयल फर्म है रॉजनेफ्ट, वहां की गवर्नमेंट कंपनी है ये, और इन्होंने अभी डील की है किसके साथ? रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, जहां ये रिकॉर्ड क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, काफी बड़ा ये डील है, हम इसे कवर भी कर रहे थे, लास्ट न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक जॉइंट फ्रंट बनने वाला है गवर्नमेंट कंपनीज का, रिफाइनरीज का, जहां पे डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल परचेज रशिया से एक टर्म डील में। और क्रूड ऑयल जो है जो रशिया से आता है, ये ऑन द स्पॉट, जो ऑन स्पॉट प्राइसेस चल रही होती हैं उस पर खरीदा जाता है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना वो अलग प्राइस पे होते हैं। क्योंकि 10 साल का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि आप लेट्स से मुझे प्रोवाइड करोगे 10 साल के लिए चीनी या फिर नमक, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो आज दाम चल रहा है नमक का या चीनी का, वो 10 साल बाद भी चलता रहे सेम दाम पे मैं करूँ? पॉसिबल नहीं है, राइट? तो यहाँ पे प्राइस आपको बड़ी स्मार्टली नेगोशिएट करना होगा, तभी आप कर सकते हो। तो हम लोग जब स्पॉट परचेज करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट ग्रेड्स ऑयल के जो नहीं अवेलेबल होते हैं वो भी एक्चुअली सिक्योर कर पाते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी अगर आप हम लोग स्पॉट परचेज करते हैं। लेकिन टर्म डील करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं, जहाँ पे हमें पता चल जाए, प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाए कि यार अगले 10 साल के लिए हमें एटलीस्ट फायदा ये है कि हम इस दाम पे क्रूड ऑयल को परचेज कर पाएंगे। ऑयल प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है पिछले 6 महीने से। अगर आप देखोगे ग्लोबली ना ऑयल की डिमांड ही कम हो गई है। यस, एंड उस हिसाब से मैं कहूंगा प्राइस अभी भी नीचे नहीं आए हैं, क्योंकि ये सप्लाई कट लगातार किया जा रहा है, जो ओपेक है, जो कार्टेल है। एंड कहीं ना कहीं जो इसराइल और गाजा और ईरान, ये जो स्कर्मिश चल रहा है इनके बीच में, इसकी वजह से भी ऑयल के दाम हमेशा बढ़ जाते हैं। तो इंडिया एक मेजर इकोनॉमी है जहां पे डिमांड फोरकास्ट काफी बढ़िया है, ग्रोइंग है और स्टेबल भी है। आगे हमारा ऑयल डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है।
चाइना के साथ ऐसा नहीं है और दूसरी कंट्रीज़ के साथ अभी ऐसा केस नहीं है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे हम कुछ फ़ायदा उठा पाएँ लो कॉस्ट का और हम ये चाहेंगे अगले 10 साल भी क्रूड ऑयल जो है वो इसी दाम पर चलता रहे। तो यहाँ पे सोर्सेज़ का ये भी कहना है कि जो रीसेंट डील हुई है ना अभी, यहाँ पे काफ़ी स्क्रूटनी होने वाली है, ठीक है? क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी सीरियस है कि वो बूस्ट करे अपने टाइज़ को इंडिया के साथ। तो लास्ट वीक रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि रोज़नेफ्ट कह रहा है कि उसने एग्रीमेंट किया है 5 लाख बैरल की सप्लाई करेगा ये पर डे क्रूड किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जो सबसे बड़ा एनर्जी डील है बिटवीन द 2 कंट्रीज़ और ये 10 ईयर एग्रीमेंट है ना, ये 0.5% है ग्लोबल ऑयल सप्लाई का। मतलब 13 बिलियन अ ईयर टुडे। तो ये सेकंड लार्जेस्ट रशियन फर्म है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखेंगे एंड अमंग द हाईएस्ट अर्नर्स रोजनेफ्ट काफी अटेम्प्ट कर चुका है कि अपने प्रेजेंस बढ़ाए इंडियन मार्केट में और मैं बताऊं यूरोप वगैरह को तो देखिए रशिया ऑयल सप्लाई कर नहीं सकता इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में भी यही प्रॉब्लम है तो इंडिया एक मेजर वाइबल ऑप्शन है जहां पे एक्चुअली डिमांड ग्रो कर रही है क्रूड की और रशिया इसका पूरा फायदा उठा पा रहा है और इंडिया फायदा उठा पा रहा है डिस्काउंट्स का तो पिछले 2 साल में रशिया सबसे बड़ा सोर्स है क्रूड ऑयल का इंडिया के लिए जो पिछले 10 साल में आप देखोगे तो नहीं था एकदम मिनिमल हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते थे रशिया से जहां हमें बड़े डिस्काउंट्स भी नहीं मिलते थे आते हैं अगले आर्टिकल पे ये कह रहा है अगला आर्टिकल जहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा ये कहा गया है जिनका नाम है थॉमस पिकेटी इनका कहना है वी कैन नॉट टैक्स अपर मिडिल क्लास मोर एंड इसका रीजन क्या है हमें देखना होगा इन्होंने डिस्क्राइबिंग इंडियाज डिसीजन टू इम्पोज अ वेल्थ टैक्स वे बैक इन 1957 में इंडिया ने डिसीजन लिया कि ना एक वेल्थ टैक्स लगाया जाए एज ट्राइंग टू डू टू मच टू फास्ट मतलब आप बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी करना चाह रहे हो अगर इस रिगार्ड में आप देखोगे तो रिगार्डेड मोस्ट फॉर हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ टैक्सिंग वेल्थ ऑफ बिलियनर्स मतलब इनको रिगार्ड किया जाता है ये फेमस है क्योंकि एडवोकेट करते हैं कि आप बिलियनर्स को टैक्स करो यहाँ पे एंड रिड्यूस करो इनइक्वालिटी तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स इंक्रीज करे अपर मिडिल क्लास और मिडिल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पे अनलेस ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो पीपल एट टॉप है वो हायर टैक्स रेट पे करेंगे मतलब जो बिलियनर्स हैं इनका ये कहना है कि आप इनको जब तक ये ज़्यादा पहले से टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, आप मिडल और अपर मिडल क्लास जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको टैक्स करके इनइक्वालिटी को तो आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है तो आपको बिलियनर्स को ही टैक्स करना होगा। और एक इंटरव्यू में पिकेटी का कहना था जो एक प्लानरी स्पीकर थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सैटरडे को कि अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड टैक्स सिस्टम बनाते हो इनकम और वेल्थ को टैक्स करने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैं आपको बता दूं और ये काफ़ी डिफिकल्ट है रिच कंट्रीज के लिए भी तो अगर आज आप देखेंगे तो डिफरेंट क्या है डिफरेंट इज आप ये कर सकते हैं काफ़ी बेटर तरीके से क्योंकि आपके पास आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बहुत सारे तरीके हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के एंड हम काफ़ी सारा टैक्स रेवेन्यू जो है ये क्या कर सकते हैं ये जनरेट कर सकते हैं सिर्फ वेल्थ टारगेटेड टैक्स पे अगर हम फोकस करें जहां पे जो सबसे टॉप है डिस्ट्रीब्यूशन का वहां पर जाएं लेकिन क्या ये जो टैक्स है वेल्थ पे जब इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है क्या ये सेंस बनता है इस चीज का तो ये पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं चाइना के साथ चाइना ने इम्पोज किया है 25% टैक्स ठीक है जब ये हमारी जैसे इंडिया जैसे फेज में था डेवलपिंग फेज में और इन्होंने कहा कि मैं कई बार ये सुनता रहता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए कि हम थोड़े और रिच हो जाएं उसके बाद हमें इनइक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए एंड इनइक्वालिटी जो है वो एक सॉर्ट ऑफ रिच कंट्री प्रिविलेज है या रिच कंट्री का कंसर्न है ना कि हमारी कंट्री के लिए कंसर्न है कोई लेकिन हिस्ट्री इनका कहना है कि ये नहीं कहती है अगर आप इनइक्वालिटी अर्ली बहुत ही जल्दी नहीं कॉम्बैट इसको टैकल करते हो तो आप एक लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप में बन जाओगे जहां पे एक लार्ज पॉपुलेशन जो है ना सबसे जो बड़ा पॉपुलेशन है उनको तो बेसिक गुड्स और अपॉर्चुनिटीज एसेट्स नहीं मिलेंगे ठीक है तो क्या होगा ये जो चीजें हैं बेसिक अपॉर्चुनिटीज बेसिक गुड्स और एसेट्स ये इनके लिए एक टूल है जिससे ये खुद ग्रो कर पाए और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाए और इसके बिना ये हो जाएंगे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इस चीज में इस केस में जहां पर स्टार्टिंग में ही जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है उन्हें अपॉर्चुनिटी ना मिले और चाइना पे इन्होंने इलैबोरेट किया और इन्होंने कहा कि ये काफी यहाँ पे ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था एजुकेशनल स्पेंडिंग का इन्होंने कहा कि चाइना गया किस चीज के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑफ एजुकेशनल स्पेंडिंग जहाँ पे हेल्थ स्पेंडिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे भी हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो बढ़िया देखने को मिला एंड यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ आई स्टार्टिंग फ्रॉम सेम वेरी लो लेवल 15 ईयर्स अगो तो
इस टाइप का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्स सैक्रिफाइस ग्रोथ है बाय डाइवर्टिंग कैपिटल जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते थे प्रोडक्टिव पर्पस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग बेस या जनरेट करने में या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, एंड या फिर ये प्लग कर रहा है इंडिया इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो पिकेटी कन्विंस नहीं है। तो मतलब इस पैराग्राफ में इनका ये कहना है कि चाइना से तो हमने कंपेयर किया, ठीक है? तो आपने देखा कि काफ़ी बढ़िया एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया उन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग का, कहाँ पे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है? अब ये जब ये चीज़ें हो गई ना, तो लोग खुद ही कैपेबल बन गए कि वो खुद ही से ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन ले करें अपना, ठीक है? खुद का अपना कंट्रीब्यूशन करें। और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया बिग ग्रोथ देखने को मिला हमें 15 साल पहले जो चल रहा था उससे। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया देखोगे कि अगर इंडिया ये करता है कि वो सारा पैसा जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस इंप्रूव करने में लगा देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगा देता है, एंड इस कोशिश में लगा देता है कि इंडिया किसी तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन जाए, तो ये जो है ये काफी मतलब इन्हें इनके लिए ये कन्विंसिंग नहीं है। अगर टोटल टैक्स रेवेन्यू इंडिया का 80% ऑफ जीडीपी है, तो काफी मेरिट होगा इस आर्ग्यूमेंट में। जहां पे 13% ऑफ जीडीपी जो है, आई थिंक व्हाट्स मिसिंग फॉर इंडियाज ग्रोथ इज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? तो इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि अगर जो टोटल टैक्स से पैसा आता है ना इंडिया को, वो आता है 80% ऑफ जीडीपी। तो यस, हाँ, ये काफी मेरिट होगा इस आर्ग्यूमेंट में। लेकिन अगर 13% ऑफ जीडीपी जो इनका ये कहना है कि ये मिसिंग है, मे बी इंडिया का जो ग्रोथ के लिए मिसिंग है, ये हो सकता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो पब्लिक कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, एंड अगर ये इनफ है 80% ऑफ जीडीपी रखने के लिए इन प्राइवेट हैंड्स टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ, यू वुड ऑलरेडी बी वेरी प्रोडक्टिव इकोनॉमी, क्योंकि आपका टैक्स ऑलरेडी बहुत लो है। तो इनका ये कहना है कि कुछ ऐसा है, देयर इज रियली समथिंग जो वर्क नहीं कर रहा है इस रीजनिंग में। एंड अगर आप कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से, तो हमारा लोएस्ट टैक्स रेवेन्यूज है पूरी दुनिया में, विच इज ट्रू। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कि यार आप टैक्स रेट्स इतना ज्यादा रख रहे हो कि एकदम मिडिल क्लास आदमी डर जा रहा है, कैसे सर्वाइव करेगा। लेकिन आप देखिए, इंडिया में दो चीजें बहुत ही लो हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज से, और हमारे टैक्स रेवेन्यूज भी ना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। तो गवर्नमेंट अभी जो चीज़ें कर रही है ना, बेसिकली कहीं न कहीं इनका ये कहना है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके टैक्स रेवेन्यूज़ ही बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, ना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पिकेटी ने को-फाउंड किया था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एंड वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, और उन्होंने कहा जो डिफरेंस है बिटवीन 1960 और 70 का जो इंडिया था और अभी है, वो है लेवल ऑफ बिलियनेयर वेल्थ, जो आपने कभी नहीं देखा होगा पहले, एंड दिस इज़ ट्रू। तो इनका ये कहना है कि जो वेल्थ जनरेशन फिर हो रहा है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा कॉन्संट्रेटेड हो जा रहा है। जो बिलियनियर्स है इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या मिडिल क्लास इतना ग्रो कर रहा है जितना बिलियनियर्स कर रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बहुत ही छोटे नंबर पर ये फोकस करके, और बहुत ही विजिबल जो इंडिविजुअल्स हैं कुछ, उन पे फोकस करती है अगर गवर्नमेंट, तो काफ़ी टैक्स रेवेन्यू हमारा आ सकता है। तो बेसिक लॉजिक इनका यही है कि इंडिया को, जो हमारे बिलियनियर्स हैं, टॉप बिलियनियर्स हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स करना होगा एज़ कंपेयर टू जो हम लोग सोच रहे हैं कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखें, थोड़ा-सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखें, एटलीस्ट जहाँ मिडल क्लास पे भी हम काफ़ी टैक्स करें, जितना हो सकता है ना, अपर मिडल को भी ज़्यादा टैक्स करें। तो ये डिफ़िकल्ट रहने वाला है इंडिया के लिए। 24 आवर्स ऑफ रेट कट्स दैट एंड ईयर ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंकिंग। अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन कोविड के बाद से बहुत बड़ा चर्चा रहा, मतलब लोगों की हालत खराब हो गई थी। यूएस जैसे कंट्री में 9.5% इन्फ्लेशन चला गया था, राइट? इंडिया में भी हमारे को डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिल गया था ऑलमोस्ट। तो जहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी, मैं कहूँगा, कंटेन हो चुका है, सबसाइड हो चुका है, मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग के लिए, मतलब ब्याज दर को घटाने लायक तो हो चुका है। करीब-करीब जितनी भी मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, वो कंक्लूड करने वाली हैं 24 आवर फ्लरी ऑफ डिसीजंस लेड बाय फेडरल रिजर्व। तो यूएस का जो अनाउंसमेंट है वो बुधवार को आएगा, और बेसिकली जापान, नॉर्डिक कंट्रीज, यूके एंड हाफ जो ऑफ वर्ल्ड्स 10 मोस्ट ट्रेडेड करेंसी जुरिसडिक्शंस हैं, जहाँ की वो कंट्रीज जहाँ की करेंसी सबसे ज़्यादा ट्रेड होती हैं, वो डिसाइड करेंगी यूएस के बाद कि वो ब्याज दर बढ़ाएंगी या घटाएंगी। और ये जो इवेंट्स है, ये ड्रॉ करेंगे मोस्ट अटेंशन अमंग्स इन्वेस्टर्स फॉर ब्रेसिंग लास्ट बिग वीक फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन 2024। तो बाय फ्राइडे करीब 22 सेंट्रल बैंक्स पूरी दुनिया में ये क्या करने वाले हैं,
ये बोरिंग कॉस्ट को सेट करने वाले हैं। तो ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है हमारे लिए, अगर आप देखें, और ये महीना भी स्पेसिफिकली। तो फेडरल रिजर्व इटसेल्फ अभी डिलीवर करने वाला है एक 0.2% का 25% का रेट कट जो एक्सपेक्टेड है, ताकि क्या करे ये यहाँ पे, एक तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे इन्फ्लेशनरी इंपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे, कुछ तो टैरिफ लगाएंगे ही आते ही, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इस इन्फ्लेशन को इन्हें देखना होगा, ऑफ कोर्स उसको भी इन्होंने काउंटर करने के बारे में सोचना होगा। तो अभी इन्होंने 0.25% का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है इनसे, मैं कहूंगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यहाँ पे प्रिपेयर करके चल रहा है कि किस तरीके से जो है हम अभी आगे डिसीजन लेंगे, क्योंकि ट्रेड पॉलिसीज जो है यहाँ पे काफी ज्यादा आगे शॉक्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद स्पेसिफिकली। तो कहीं ना कहीं बोरिंग कॉस्ट को तो कम करना है अगर इकोनॉमी को आप ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कॉशियसली करना होगा, एक बार में नहीं कर सकते जब तक कि अनसर्टेनिटीज है। बैंक ऑफ जापान, इन्होंने एग्जिट कर दिए हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स, तो ये वेट करेंगे, हो सकता है 2025 तक, इससे पहले कि ये दोबारा रेट्स को इंक्रीज करें। और एल्सवेयर अगर आप देखेंगे तो जो की डेटा है हेल्थ पे ऑफ चाइना's इकोनॉमी, ये लाइकली पिकअप करेगा यूके के इन्फ्लेशन की बात, यहाँ पे यूके के इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा, एंड जो बिजनेस सर्वेज होंगे फ्रॉम यूरोजोन जो हाईलाइट्स होंगे। तो चाइना की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, यूके का जो पिकअप है इन्फ्लेशन में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो बिजनेस सर्विस है बाकी यूरोपियन एरियाज में ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहेंगे, जिसके बेसिस पे आगे डिसीजंस लिया जाएगा ग्लोबली। यस, चाइना का ग्रोथ रेट भी हमारा आरबीआई देखता होगा, बोरिंग कॉस्ट जब वो सेट करने बैठती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इसको भी वो स्टडी करते होंगे, हर चीज देखना पड़ता है आपको। तो अगर आप नवंबर में देखेंगे तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स, मतलब अगर आप फूड और एनर्जी को हटा दें तो ये प्रॉब्ली बढ़ा है करीब 0.2%, और ये सबसे छोटा इंक्रीमेंट है पिछले 3 महीनों में इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। जो रिपोर्ट है वो ये भी शो कर रहा है कि जो सॉलिड कंज्यूमर स्पेंडिंग है और इनकम ग्रोथ है, वो दिखा रहा है कि इकोनॉमी रेजिलिएंट है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब लोग पैसा कमा रहे हैं, और लोग पैसा कमा रहे हैं मतलब इकोनॉमी में बढ़िया चल रहा है काम, एम्प्लॉयमेंट भी है, सब कुछ है। तो ये एक बढ़िया यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स रहता है। और यहाँ पे डेटा भी आने वाला है काफी सारा, जैसे चाइना से डेटा आएगा, दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कि जो स्टिमुलस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था, जो पैसा डाला था इन्होंने इकोनॉमी में, क्या इससे कुछ फायदा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वाले नंबर्स, एंड इंडिया एंड जापान भी स्केड्यूल्ड है कि ये रिलीज करेगा मंडे को अनदर डेटा, जिसकी वजह से वाइडर रीजन में हमें फील पता लगेगा कि ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। सेंट्रल बैंकिंग अगर दूसरी जगहों पर देखें तो पाकिस्तान जो है ये भी स्टार्ट करने वाला है, जहाँ पे रेट कट की बात चल रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे कम हो चुका है। बैंक ऑफ थाईलैंड प्रोजेक्टेड है कि ये बेंचमार्क रेट्स को अनचेंज रखेगा, 2.25% ही रखेगा। इंडोनेशिया और फिलीपींस जो है ये एक्सपेक्टेड है कि बोरिंग कॉस्ट को ये कम करेंगे। एंड जो साउथ कोरिया का सेंट्रल बैंक है, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि स्टेबलाइज करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स को, और हाईलाइट किया है कि इंपॉर्टेंस क्या है अनइंटरप्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की फिस्कल एंड इकोनॉमिक मेजर्स। तो साउथ कोरिया को तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड था, जहाँ पे मार्शल लॉ लग गया था अभी। तो इनका फोकस ये है कि स्टेबलाइज करें सबसे पहले ही अपने फाइनेंशियल मार्केट्स को, और ये हाईलाइट करेंगे कि ये पूरा फोकस करने वाले हैं कि अनइंटरप्टेड इम्प्लीमेंटेशन हो किस चीज का, की फिस्कल और इकोनॉमिक मेजर्स का, जो वो अभी लाने वाले हैं। बैंक ऑफ रशिया तो हाइक कर सकता है रेट को करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट्स टू रिकॉर्ड 23%। यस, रशिया में बोरिंग कॉस्ट देखो 23% है, और 2% और बढ़ सकता है, मतलब 21 से 21% है अभी, और 23% हो सकता है, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर प्राइस जो है, मतलब महंगाई है, वो करीब डबल से भी ज्यादा बढ़ चुकी है ऑफ द 4% टारगेट। यूरो एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये फोकस कर सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा है फ्रांस में और जर्मनी में, ये इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। एंड अगर आप साउथ जाते हैं थोड़ा सा, तो डेटा आना है इसराइल से, जहां इन्फ्लेशन बढ़ा है टू 3.6% नवंबर में, एंड फ्रॉम 3.5% अ मंथ अर्लियर, क्योंकि जो गाजा स्ट्रेन में जो गाजा में जो वॉर चल रहा है, ये स्ट्रेन कर रहा है वहाँ की इकोनॉमी को। एंड गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वॉर के टाइम पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ऑफकोर्स इंक्रीज होगा ही होगा। आते हैं आखिरी आर्टिकल पे, जो एक एडिटोरियल आर्टिकल है, द वन थिंग एक्सपोर्ट। मिड 1990s में अगर आप देखेंगे ना, तो इंडियन कंपनी स्ट्रगल कर रही थी कि किस तरीके से भाई हम इकोनॉमिक स्लोडाउन को हैंडल करें, और इतना हाई ब्याज दर था लोन लेने के लिए। तो जो राइटर है उन्होंने एक रूल डेवलप किया, उन्होंने कहा कि यार मैं ना हाई क्वालिटी कंपनी ढूंढूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो मैं वो कंपनी ढूंढूंगा ना जिनका जो सेल है, रेवेन्यू मतलब सेल्स एक्सपोर्ट से आ रहा हो। और लॉजिक ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि यार अगर हमारी कोई कंपनी इंडिया की
ग्लोबल मार्केट में जाके कम्पीट कर रही है और जीत रही है। तो इंडिया में कितना ही रेड टेप हो, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई टैक्सेस हो, ये हाई क्वालिटी ऑपरेशन ज़रूर रन करती होगी एंड काफ़ी बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू इंडियन पीएस जो सिर्फ़ इंडिया में काम कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ कॉशियस होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तब टैक्स ब्रेक्स थे, सब्सिडीज़ थे एक्सपोर्ट के, जिसकी वजह से इन्फ्लेटेड फिगर्स भी देखने को मिलते थे सेल्स में और रेवेन्यू में, और फेक एक्सपोर्ट का रिस्क भी तब बहुत ज़्यादा था। आप जानते हैं फेक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहती थी, तब टेक्नोलॉजी भी नहीं था हर चीज़ चेक करने के लिए। तो यहाँ पे एग्ज़ामिन करना होता था साइज़ ऑफ बिज़नेस, क्वालिटी ऑफ प्रमोटर्स, कैश फ्लो, डेट और दूसरे मेट्रिक्स थे। तो सिंपल अगर आप एक्सपोर्ट पे फ़ोकस करोगे तो यहाँ पे सबसे बिगेस्ट गेनर कौन है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। येस। एंड क्या ये लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है कंट्री पे भी? कोई सरप्राइज़ नहीं है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे ना, स्पेशली 4 से 5 जो एक्चुअली डेवलप हुए हैं नेशंस, एक ही जनरेशन में पिछले 100 सालों में, एंड करीब 280 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, जिनका कंपाइल्ड अगर आप पर कैपिटा एक्सपोर्ट डेटा चेक करते हैं, तो उस लिस्ट में इंडिया है 153 रैंक पे अगेंस्ट साउथ कोरिया एट 44, ताइवान एट 35। अगर आपको इंडिया लगता है आपको कि इंडिया एक सर्विस एक्सपोर्ट पावर हाउस है, तो इंडिया का रैंकिंग इन पर कैपिटा सर्विस एक्सपोर्ट 89 आता है। तो पर कैपिटा बेसिस पे हम लोग सर्विस पावर हाउस में नहीं आते हैं ग्लोबली। हम अपने आप को मानते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते हमें। एंड 114 में से है ये नंबर। तो हम मलेशिया, टर्की, थाईलैंड इन सबके पीछे आते हैं कहीं न कहीं। एंड अगर हाइली प्रॉमिसिंग इकोनॉमीज़ आप देखेंगे पास्ट फ्यू डेकेड्स के, जैसे कि ब्राज़ील, तो ये तो इनका लगा था कि ब्राज़ील एक्चुअली एक रिच नेशन स्टेटस कर लेगा अचीव, लेकिन ये नहीं कर पाया। एंड कोइंसिडेंटली जो पुअर पर कैपिटा एक्सपोर्ट फिगर्स हैं, इवन चाइना के जो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, वो है 103। ये इसलिए होता है कि इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लोअर वैल्यू के हैं देन दोज ऑफ जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना, आप बोलते हैं ना कि यार दुनिया बोलती है कि चाइना तो एक्सपोर्ट पावर हाउस है, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी हाईली पॉपुलस एक तो कंट्रीज है हमारी, और दूसरा जो वैल्यू है ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो फिनिश गुड का, वो काफी कम है जापान एंड ताइवान से। तो अगर आप देखेंगे ये ऑब्वियस है कि क्यों प्रॉस्परस कंट्रीज ना काफी हाई रैंक करती हैं एक्सपोर्ट पर। जैसे कि कंपनी है, वो एक्सेल करती है अगर ग्लोबल मार्केट्स में, तो उनका जो एक्सपोर्ट सिग्नल है वो उनका इकोनॉमिक हेल्थ फैक्टर्स के बारे में बताता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, और एक वेल फंक्शनिंग अच्छा खासा काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम है, और सोशल कोहिजन है, मतलब लोग सोशली भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। एंड एक प्राइवेट सेक्टर है थ्राइविंग, जहाँ थॉटफुल और कंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। कोई यहाँ पे इस तरीके के आप देखेंगे अनसर्टेनिटीज, टर्मियल्स और ये सब चीजें नहीं है यूजुअली इन सारे नेशंस में। और एक्सेप्शंस ये हैं कि जो नेशंस बहुत रिचली इंडाउड हैं, या तो वहाँ पे भाई नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सऊदी अरेबिया। अब आपके यहाँ इतना ज्यादा ऑयल है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो फिर बात अलग है आपकी, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उनके काफी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है, इनइक्वालिटी को कम करना है, रीजनल डेवलपमेंट करना है। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी एक चीज है जो इंडिया के इकोनॉमिक सक्सेस को ड्राइव कर सकती है? तो एक बुक है द वन थिंग, उसमें आर्ग्यू किया गया है कि एक एक्शन है जो हर दूसरे एक्शन को और चीज को ना या तो इजी बना देता है या तो बिल्कुल अननेसेसरी बना देता है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए आंसर बड़ा क्लियर है, वो है डबल डिजिट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर इयर्स टुगेदर। अगर आप ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर जाना चाहते हो तो डबल डिजिट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करके दिखाओ। एंड ये सरप्राइजिंग है कि इंडिया इस पाथ को फॉलो कर ही नहीं पाया है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक मिरेकल्स हुए हैं 1950 से क्लोजर होम, जैसे जापान में, कोरिया में, ताइवान में, जिन्होंने एक्सपोर्ट पे फोकस किया, और जो लेटर थाईलैंड ने कॉपी किया, मलेशिया ने कॉपी किया, वियतनाम ने किया। तो पूरी दुनिया में डिबेट है कि यार क्या किया जाए ऐसा कि कंट्रीज रिच बने। तो दो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एम्फेसाइज किया ऑन रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन व्हाई नेशंस फेल। जो रियल लाइफ एविडेंस है वो दिखाता है कि जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, उसका ट्रायम्फ, उसकी जीत तब होगी जब इन्फेंट इंडस्ट्री जो है वो इनिशियली प्रोजेक्ट करती है, इज प्रोटेक्टेड, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि हम स्टील को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे अभी, स्टील इंडस्ट्री को, कि ये एक्वायर करे बिल्डिंग ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और फिर उन्हें compete करवाया जाए नेशनल दूसरे नेशनल प्लेयर से इंटरनेशनल मार्केट्स में। जैसे कि हमारी कार इंडस्ट्री है, इंपोर्ट ड्यूटी दूसरी कार्स पे 400% लगा रखा है हमने, ताकि हमारी कार इंडस्ट्री थोड़ा अच्छे से ग्रो कर जाए, कुछ बन जाए, और फिर वो compete करे दूसरी कंट्रीज में जाकर के ग्लोबली।
तो जो मोड है, ये इसने ट्रांसफ़ॉर्म किया जर्मनी को। जर्मनी अगर आप देखें 19th सेंचुरी में कितना आगे बढ़ गया एक्सपोर्ट से। जापान ने इससे कुछ सीखा। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखेंगे तो ताइवान, साउथ कोरिया, फिर फाइनली चाइना, जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन ये इसे एक अलग ही लेवल पर लेके गया चाइना, जहाँ पे आप देखेंगे आज भी चाइना कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट को। तो इंडिया ने करीब 30 साल तो वेस्ट कर दिए, ठीक है, इस चीज में। जब हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया 1991 के बाद, एंड फिर अब मोदी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक फेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का। जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है हमारी, जहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन करते हो, जैसे आईफोन प्रोड्यूस हो रहा है तो उन्हें काफी इंसेंटिव दिए जाते हैं, और मेक इन इंडिया पे अगर आप फोकस करते हो। लेकिन इन स्कीम्स को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो राइटर का कहना है कि आपको प्लेबुक यूज करना होगा एक्सपोर्ट चैंपियंस का। फोकस करो एक्सपोर्ट्स पे, और जो इंसेंटिव है इट हैज टू बी लिंक टू एक्सपोर्ट, ना कि सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या हायर प्रोडक्शन। तो इनिशियली काफी हार्ड होगा, एंड ये रिवील करेगा ऑटोमेटिकली कि क्या किया जाना चाहिए इस टाइम पे, एंड सेक्टर जो है, एक्सपोर्ट सेक्टर जो कंपेरेटिव है, वो किस तरीके से इन्हें और बेटर बनाया जाए। तो जितनी भी हमारी 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ, गवर्नमेंट ने वर्क किया है मैन्युफैक्चरर्स के साथ कि हेल्प करे कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर पाए, अरेंज कर पाए चीप फाइनेंस। एंड जो वीकर प्लेयर्स हैं, एंड उन पे आपको वो करना होगा कि भाई या तो ये आप इनको स्ट्रांग बनाओ, ये स्ट्रांग बने, इन्हें एनवायरमेंट तो अच्छा, नहीं तो ये रिड्यूस हो जाए, और रिलेंटलेसली इम्पोज करे एक्सपोर्ट डिसिप्लिन। तो इंडिया को ये लर्न करना होगा और अडेप्ट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेस के, जैसे कि हमारे फार्मास्यूटिकल, केमिकल, स्टील, इंजीनियरिंग और सर्विसेज सेक्टर ने किया, जहां डोमेस्टिक तो हमने स्केल किया ही किया, और ग्लोबल कंपैरेटिव एज भी हमने हासिल किया है। तो टू, जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सही है। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया टाइमिंग है इंडिया के लिए, बढ़िया हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाना होगा, एंड हमें एक्सपोर्ट लेड इंडियन मिरेकल करना होगा अगर हम इंडिया को लेकर जाना चाहते हैं इस लेवल पे जहां पे आज जापान, कोरिया एंड दूसरी डेवलप कंट्रीज हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।